ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि, महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाती हुई राशि। जो सबसे बड़ा कोई परिवर्तन किसी राशि में होने वाला है तो मकर राशि वालों की लाइफ में होने वाला है, और इस मार्च में ही उनका प्रभाव आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। जितना त्रास इन मकर राशि वालों ने पिछले करीब करीब 2-2.5 सालों में, मैं कहूँगा 7.5 साल 7.5 ही निकली है, वो सहा होगा। उसका सब कुछ परिवर्तन का समय है, लेकिन उनका विश्वास अभी डगमगा रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें कि इस मार्च के मध्यकाल में कितना परिवर्तन का योग बना। चतुर्ग्रही योग आपके पुरुषार्थ वाले भाव में बंद कर तैयार है। वहाँ पर सूर्य भी परिवर्तन करके जा रहे हैं, राहु महाराज वहाँ पहले से विद्यमान है, और साथ साथ शुक्र और बुध भी वहाँ विराजमान है। चतुर्ग्रही योग बन गया ये वाला। और साथ साथ सूर्य ने इन दोनों ग्रहों को अस्त करना है, जो शुक्र और जो विशेष तौर पर बुध है, और साथ साथ राहु ने सूर्य को भी ग्रहण लगा देना है। तो ये इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ पे ध्यान रखना। सब चीज़ें कर्म प्रधान विश्व रचिता का कर्म, ये चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, जहाँ पे ये सारी बनी हुई है, पूरी यहाँ पर चौकड़ी बैठ गई है जाके ग्रहों की। ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में आपके लिए बने बनाए काम में आगे बढ़ने, लास्ट स्टेप में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हो आप। ध्यान रखना, बच्चे जो पढ़ाई में कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मकर राशि वाले जो हैं आखिरी स्टेप में कहीं हिम्मत हार रहे हैं। आखिरी स्टेप में हिम्मत मत हारना मकर राशि वालों। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत ज़रूर रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस सूत्र को समझते हुए कार्य कर लें। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे योग बन रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 मार्च की। जी हाँ, 11 मार्च। तो मकर राशि वालों, 11 मार्च के दिन मंगलवार का अवसर है, जितना जानते होंगे आप कैलेंडर के दृष्टिकोण से। लेकिन तिथियों के दृष्टिकोण से समझ लें तो उस दिन द्वादशी तिथि है। फागुन का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो आपके लिए क्लियर वॉइस, रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं, नया विचार डालते दिखाई दे रहे हैं। और ये विचार आप इससे वारे न्यारे कर सकते हो ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से। बहुत जल्दी आपके विचारों के अनुसार से चीज़ें पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन प्रदोष है। और देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात समझ लें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मंगल महाराज थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। छठे भाव में चलते हुए मंगल कहीं ना कहीं आपके जो विशेष तौर पर सुख के भाव के मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं शत्रु भाव में चल रहे हैं, और वो आपके पुरुषार्थ से जो है वो पूरा प्रभाव दे नहीं पा रहे हैं, और आपके शत्रु जो हैं वही उससे लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, थोड़ा हनुमान जी की आराधना करें। ओम हंग हनुमतये नमः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहूँ लोक उजागर, इसका सुंदर स्तवन करें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का दिन है। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में चले गए हैं। थोड़ा सा मन नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है, मन कहीं ना कहीं बंधन में रहेगा। अष्टम भाव बंधन का होता है। चंद्रमा जो है जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, हल्के पड़ जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि पुरुषार्थ करने में मन थोड़ा भागता है, संसार से विरक्ति की तरफ भागता है, किसके लिए करना है, क्या करना है। और चंद्रमा जो है इस वक्त शनि के बिल्कुल सम्मुख होकर चल रहे हैं, तो ये थोड़ा हल्का योग है, रवि योग है। नए कार्यों को में थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए, स्थिति ठीक हो सकती है। बुध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें, क्योंकि बुध इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ी से सूर्य के बहुत सन्निकट आने के योग बना रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो उनकी थोड़ी ताकत देने के लिए हरी चीज़ों का दान करें। हो सके तो गौ सेवा करें, गाय को पालक डाल दें, या हो साबुत मूंग लेकर चिड़ियों को डाल दें, या बुद्ध का मंत्र जप कर लें, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, या भगवान शिव का दही से अभिषेक कर लें। देखिए, इतने उपाय बता दिए। बहुत सारे लोग हमारे को बाहर से फ़ोन करके बोलते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं कि भैया हम तो अमेरिका में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वहाँ गाय दिखाई नहीं देती। अरे तो जहाँ चाह वहाँ रहा, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते आपको बताए। तो आपके लिए हम जैसे जैसे आपके सुझाव आते हैं उन सब पर हम आपको रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप उसके अनुसार भी कार्य करेंगे तो अच्छा रहेंगे। 13 तारीख की बात कर लेते हैं। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, उदया तिथि चतुर्दशी है, लेकिन शाम तक पूर्णिमा आने के योग बनेंगे, तो सप्तव्रत इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ ग्रह बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और आपके आने वाले समय में पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह जो हैं वो गजकेसरी योग का निर्माण करने के लिए बहुत बढ़िया तरह से अग्रसित हैं। थोड़ा सा मन को, थोड़ा सा बहुत जल्दी क्या होता है, हर 7 दिन एक दिन नहीं होते हैं,
थोड़े हल्के दिन भी जाते हैं तो चिंता ना करें, उसके बाद परिवर्तन सूर्य की तरफ बहुत जल्दी आता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों को थोड़ा ताकत देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि भगवान सत्यनारायण की उपासना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। होलिका दहन है इस दिन। होलिका का दहन अपने आप में एक बहुत सुंदर पर्व है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो क्या होता है कि होलिका का दहन जो होता है वो कष्टों का निवारण करने के लिए। वो जैसे होलिका का जब अग्नि जली तो होलिका जल गई, प्रहलाद के कष्ट लेकर समाप्त हो गई। जो कष्ट प्रहलाद को देने के लिए वो उपस्थित हुई थी संसार में, इसमें लोग जो हमको कष्ट देने के लिए विद्यमान है, यदि हम इस दिन उपाय करें तो वो कष्ट उन्हीं को जो देने का प्रयास करते हैं उन्हीं पर जाके समाप्त हो सकता है। तो हमें क्या करना है, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है होलिका की जो पवित्र अग्नि जलती है, जो अग्नि जो इस बार जो जलेगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बात कर रहे हैं, वो भद्रा का योग है दिल्ली में, तो वो रहेगा रात्रि में 11:30 बजे खत्म होगा, तो 11:30 के बाद होली जलेगी। तो उस समय एक ध्यान रखना, थोड़े से तिल ले जाइएगा, काले तिल अपने सिर पर से वार कर उसको होलिका की अग्नि में उपस्थित कर दीजिएगा। ओम भैरवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए उस तिल को थोड़ी से अग्नि में डाल दीजिए। देखिएगा इससे क्या होगा, कष्ट निवारण करने का रास्ता बहुत सुंदर मिलेगा। होलिका का पूजन किया जाता है भारतीय संस्कृति में। इस दिन भद्रा का योग है, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह 10:35 से शुरू होगा और रात्रि तक रहेगा करीब 11:29 तक। तो आपके क्षेत्र में जहाँ भद्रा का योग बन रहा हो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं, उसके अनुसार से जानकर काम करने का प्रयास कीजिए। यदि होलिका का पूजन जो करना है या तो सुबह 10:35 से पहले, और होलिका जलेगी रात्रि में 11:30 के बाद। और ये होली अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसका बड़ा सुंदर महत्व शास्त्र में बताया गया है। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित है उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं देश क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो
प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण यह था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया इस उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंका दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसी वस्त्र है, ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे, भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले। वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके की छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएँ बलाएँ पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो मकर राशि वालों, अभी अपने होली का अद्भुत महत्व समझा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने कहा आपको कि थोड़े से काले तिल लेकर अपने सिर पर से वार कर, मकर राशि वालों ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए जब होली की वो पवित्र अग्नि जले तो उसमें समर्पित कर दीजिए। देखिएगा भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 14 तारीख का दिन होली खेलने का दिन है।
शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपके लिए भाग्य में जाकर चंद्रमा अध्यात्म के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल विशेष तौर पे दृष्टि पूरी तरह से जो है पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए प्रोग्रेस के लिए अच्छे रहेंगे, भाग्य से कुछ नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं और धर्म में जितनी इच्छा रहेगी ना उतना बढ़िया योग बन सकते हैं। नए रास्ते, नए जो हैं योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन सूर्य महाराज भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनका पुण्य प्राप्त करने का योग दिखाई देता है। कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर जीवन में, कई बार क्योंकि 7.5 चल रही है, मनोमस्तिष्क क्या होता है, भरा होता है, परेशानी में होता है। जो खुद भुगत रहा होता है वही पता लगा सकता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, इस समय में जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अशोका व्रत। अशोक व्रत विष्णु धर्मोत्तर में विशेषकर बड़े अच्छे समझाया गया है। कहा जाता है कि इस दिन मिट्टी जो है वो पानी में घोलकर उससे स्नान करना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग देखा है आपने, अभी गांव के लोग बहुत सारे होते हैं जो धोती पहने हुए बेचारे गरीब लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है अनसिविलाइज्ड लोग, मिट्टी से होली खेलते हैं। और मिट्टी से होली खेलते हैं तो हम कहते हैं अनकल्चर्ड उनको, क्योंकि हमने टाई लगा रखी है, हम अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। शास्त्र कहता है कि इस दिन मिट्टी मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। हम दिल्ली में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चलाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल चलाते हैं, आयुर्वेद का चलाते हैं। उसमें मृतिका चिकित्सा अपने आप में एक चिकित्सा विज्ञान है। जब पेशेंट आता है ना, बहुत सारा स्किन डिसीज होते हैं उसको और बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा मिट्टी का गारा जो होता है उसके ऊपर अच्छे से लगाकर उसको धूप में बैठा देते हैं और अशोक के पेड़ के नीचे बैठाते हैं। तो क्या होता है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठाने से अशोक उसके समस्त शोकों को शमन कर लेता है। यही व्रत है जो फागुन पूर्णिमा को किया था, अशोक व्रत। उस दिन होलिका का सुंदर पर्व रहता है, तो उस दिन अवश्य मिट्टी के स्नान करना चाहिए। जो हमारे गांव में बेचारे लोग खेलते हैं ना, वो उन्होंने उस कल्चर को बचा रखा है। हो सकता है कि उसका वैज्ञानिक अर्थ ना समझते हो, ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो मुहूर्त का महत्व भी हमने आपको समझाया और शास्त्र की बात भी रखी। तो इस दिन थोड़ी देर अवश्य मिट्टी में बैठना चाहिए। हमारे कहा जाता है कि जो होली असली होती है वो खेली जाती है राख से। जब प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई, तो उस मिट्टी को लेकर, थोड़ा भस्म को लेकर अपने घर परिवार में थोड़ा सा उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी, घर की कितनी भी जो नज़र बट्टू लगे होते हैं ना, उन सबका कोई फायदा नहीं है। ये जो भस्म है उन समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगी आपके लिए। तो ध्यान रखें, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन परिवर्तन का समय है और इस दिन चंद्रमा भगवान का जन्मदिवस भी है। आप भगवान चंद्रमा का जो है इस दिन उत्पत्ति हुई थी, तो कहा जाता है कि शाम के समय उनको दूध का अर्घ शंख में रखकर दूध से अर्घ देना चाहिए। होली सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें कि आपके लिए कैसा है, तो आप कोशिश करें इस दिन भगवान के साथ भी होली खेलें। नीले पुष्प लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, गेंदे के पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, फूलों से भगवान के साथ होली खेलें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके लिए सुंदर योग है, परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो खास तौर पर मकर राशि वालों को समझना चाहिए, आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक इसका अलग प्रभाव है, क्योंकि 1 महीने के लिए सूर्य बदलने जा रहे हैं। शाम को करीब करीब 6:51 पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में होने, पराक्रम वाले भाव में होने जा रहा है। चौकड़ी वहां बन गई है ग्रहों की। सूर्य तृतीय भाव में, राहु तृतीय भाव में, बुध तृतीय भाव में, शुक्र तृतीय भाव में। ये चतुर्ग्रही योग और सूर्य के प्रभाव से शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, बुध भी अस्त हो जाएंगे और राहु जो है वो सूर्य को भी अस्त कर देंगे। पराक्रम वाला भाव है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में खटपट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में मन में अशांति का वातावरण बन सकता है, उसको शांत करने का प्रयास कीजिएगा। आपके मित्र नए बनते दिखाई दे रहे हैं, नए मित्रता का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो भी चीज़ें ऑफर्स आ रही हैं उनको शांति के साथ, पुरुषार्थ के साथ एक्सेप्ट करने का आपको कार्य करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा योग। ऐसे में सूर्य की राहु की युति अस्थिरता दिखाई दे रही है 1 महीने के लिए, तो थोड़ी अस्थिरता को दूर करने के थोड़ा सा उपाय करना ज़रूरी है। एक तो खासतौर पर एक बात का ध्यान रखें, भगवान सूर्य को हर जो लगातार पूरे महीने थोड़े काले तिल डालकर उसके द्वारा भगवान को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। इससे आपके राहु का नेगेटिव प्रभाव जो सूर्य पर पड़ रहा है वो ठीक होगा और सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो शुक्र बुध पर पड़ गया है, जिसके कारण से दोनों ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, उनका भी नेगेटिव जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। पुरुषार्थ
पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिए। पार्टनर्स को अननेसेसरी क्लैश में ना फंसाएं। जो भी पार्टनर, जो सहयोगी आपके हैं, वो थोड़े से आपके विमुख हो सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चीज़ों को शांति के साथ कार्य करना पड़ेगा आपको, नहीं तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है शनि महाराज, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, 7:30 समाप्त होगी और ये आपके लिए कुछ अच्छा योग बनता दिखाई देगा आपके लिए। 15 तारीख शनिवार की बात कर लेते हैं। उस दिन चैत्र की प्रतिपदा तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिसकी हम बात कर रहे थे, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बुध भी वक्री होने जा रहे हैं और बहुत तेज गति से बुध जो है वक्री होकर सूर्य की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो करीब करीब 12:16 पर वक्री होंगे और इन वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि सीधी चलती हुई चालों को आप धीरे धीरे थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, वो आपको बैक गियर में ग्रह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि जो है ना, थोड़ा सा विचारों को पुरुषार्थ आगे बढ़ने की बजाय जो काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटोरेशन होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो दही का दान करें, हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक दही से करने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा उपाय है, ये आपके लाभ दे सकता है। 16 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है इस दिन और इस दिन ग्रहों का एक और परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। राहु महाराज वक्रगति चलते हुए जो है वो पूर्वाभाद्र बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे और बृहस्पति का और राहु का योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं बोला जाता, लेकिन राहु का इस वक्त गोचर में योग चल रहा है जो आपके लिए वो कहीं ना कहीं मित्रताओं को बढ़ाने वाला, सहयोग को बढ़ाने वाला बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्रोध बढ़ा सकता है, थोड़ा क्रोध शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो ऐसे में मित्रताओं को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, सोशल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नए दोस्तों से संपर्क साधने का प्रयास करो, नई दोस्ती बन सकती है। 17 तारीख बात कर लेते हैं सोमवार की। 17 तारीख सोमवार का दिन तृतीया तिथि है और इस दिन बुद्ध महाराज जो अभी अभी वक्री हुए थे, उस दिन वो अस्त होने जा रहे हैं। बुद्ध का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके जीवन के दृष्टिकोण से जो रिसर्च, जो आप काम कर रहे थे, जो नया इनोवेशन आप ढूंढना चाहते थे, मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ शोध चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं रोक सकता है। जो नए विचार आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने का योग दे सकता है। इस वक्त सूर्य बुद्ध की स्थिति को आपको ताकत देनी बहुत ज़रूरी है। गणेश चतुर्थी व्रत भी है इस दिन, तो कोशिश करें गणेश जी का स्तवन करें। ओम बुद्धि के स्वामी गणेश जी माने जाते हैं और बुधवार के दिन बुद्ध के स्वामी भी कहीं ना कहीं गणेश जी हैं, तो ओम गणेश जी का स्तवन करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीलो पुष्पों की माला उनको अर्पित करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा भद्रा रहेगी इस दिन, जो सूर्योदय के साथ ही आरंभ होगी और करीब करीब रात्रि में 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार सफलता देने के योग बना रहे हैं। मेहनत में कोताही मत बरतना। इस वक्त जो 2 बुध अस्त हो गया है, शुक्र अस्त होने जा रहा है, कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ी सी दृढ़ता दे रहा है और कहीं ना कहीं आप मेहनत से कम करते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से भागना मत, मेहनत के अनुसार से रिजल्ट आने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मंगल का स्तवन करें, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। जो भी उपाय हो सकता है वो करें, कल्याण होगा। परिवर्तन का समय आ रहा है। 19 तारीख की बात करें, गज केसरी योग बनकर निर्माण है। लाभ वाले स्थान में चंद्रमा बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गए हैं और ये आपके लिए सुंदर योग बन रहा है। बिल्कुल चंद्रमा जिस प्रकार से योग बना रहे हैं बृहस्पति के सम्मुख होकर, ये आपके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी योग बनकर तैयार है। स्थितियों में परिवर्तन करने का योग है। शुक्र इस दिन अस्त होंगे और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी आवश्यकता होगी हमें अपने सहयोगियों की। कई बार क्या होता है कि हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा होता है, हमारे साथ आसपास के लोग के भाग्य भी काम करता है। ऐसे में हमारे सहयोगी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका सहयोग लेने की ज़रूरत है, उनको लात मारने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपका रूढ़ रवैया कहीं ना कहीं आपके सहयोगियों को थोड़ा परेशान कर सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो गौ सेवा करें, हो सके तो गाय को थोड़ा ज्वार इत्यादि, हरा चारा इत्यादि दिलवाने का प्रयास कीजिए। अपने सहयोग से कल्याण होगा। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, बुध व बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई देता है। रिजल्ट लाने का दिन अच्छा है, इसलिए मेहनत से भागिए मत, लाभ होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है,
लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद। यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है। और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं। लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे।
इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा। अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।